हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स मैं जुड़ गया हूं आपके एक न्यू सेशन के साथ जो कि बेहद ही दमदार सेशन आपका होने वाला है। और फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आपके बीपीएससी स्पेशल एडुकेटर का जो है नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। तो जो आपका स्पेशल एडुकेटर का जो सिलेबस है भाई वो सेम टू सेम मैच कर रहा है आपके बीपीएससी टीआरई से। तो बीपीएससी टीआरई का सिलेबस एंड स्पेशल एडुकेटर का सिलेबस सेम है। तो इसीलिए अगर आप लोग स्पेशल एडुकेटर की तैयारी कर रहे हो तो भाई इस सेशन को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको डिटेल डिस्कशन कराता हूँ टीआरई के लिए, बीपीएससी के लिए। तो फिर आपका स्पेशल एडुकेटर भी यहाँ से कंप्लीट हो जाना है। तो अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो और अगर तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के लिए, स्पेशल एडुकेटर के लिए या फिर टीआरई 4 के लिए या फिर बीपीएससी के लिए, तो इस सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिए। और आपके अभी रिसेंट टाइम में देख लो कि आपका बीपीएससी स्पेशल एडुकेटर का जो है नोटिफिकेशन भी रिलीज कर दिया गया है। तो अब छोड़ना नहीं है भाई। और जो ये नोटिफिकेशन आया है तो अब एग्जाम भी हो ही जाएगा, तो इसीलिए इस सेशन को जरूर देखिएगा। और जो भी स्पेशल एडुकेटर के लिए एलिजिबल है फॉर्म फिलअप कर दीजिए अपना, और भाई तैयारी भी करते रहिए। तो चलिए हम लोग एक एक करके यहाँ पर अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पुर्तगाली का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो देखो पुर्तगाली जो था उसका प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ये पूछा है आपसे। अल्बुकर्क, अल्मोड़ा, नीनो डी कुन्हा या फिर कोई नहीं। तो भाई याद रख लीजिएगा, पुर्तगाली का अगर प्रथम गवर्नर जनरल पूछ ले तो याद रख लीजिएगा जो अल्बुकर्क नहीं, ये भाई अल्मोड़ा था। कौन था? तो अल्मोड़ा जो था वो पुर्तगाली का प्रथम गवर्नर जनरल था। पुर्तगाली का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो अल्मोड़ा था। और ये अल्मोड़ा ही जो था इसने ही ब्लू वाटर पॉलिसी भी लाया था। ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया है? तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो है अल्मोड़ा ने लाया है। इसको जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। अल्बुकर्क जो है भाई ये सेकेंड था। ये जो था सेकेंड आपका जो गवर्नर जनरल था आपके पुर्तगाली का। और ये जो था अगर आपसे पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक अगर पूछ ले तो वास्तविक संस्थापक भी यही था आपका पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो वास्तविक संस्थापक भी आपका अल्बू कर्क हो जाता है। ठीक है, वास्तविक संस्थापक कौन? तो अल्बू कर्क हो जाता है वास्तविक संस्थापक। ठीक है, वास्तविक संस्थापक कौन? तो वास्तविक संस्थापक भी आपका ये अल्बू कर्क हो जाता है। ठीक है, तो वास्तविक संस्थापक भी याद रख लीजिएगा कौन सा, तो अल्बू कर्क वास्तविक संस्थापक। पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क। और अगर पूछा जाए पहला गवर्नर कौन था तो अल्मोड़ा, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी भी लाया है। ठीक है, ध्यान रख लेना है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी भाई? तो इलेक्ट्रॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। तो गोल्डस्टीन ने तो भाई इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने प्रोटॉन का खोज करा था। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने क्या करा था? तो प्रोटॉन का खोज करा था। और प्रोटॉन का जो है चार्ज कैसा होता है? तो याद रख लीजिएगा पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, इस तरह से याद रख लेना। प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज होगा। और प्रोटॉन का खोज किसने करा है? तो भाई गोल्ड स्टीन ने करा है। इस तरह एक इसको ट्रिक से याद रख लो कि प्रोटॉन है, तो इस तरह से याद रखो प्रोटॉन है तो इसे किसने करा है? तो गोल्ड स्टीन ने करा है। गोल्ड स्टीन ने करा है। प्रोटॉन है तो प्रोटॉन को पीला से इस तरह से याद रख लो कि प्रोटॉन पीला है, और इसे जो है गोल्ड स्टीन, गोल्ड भी पीला होता है, तो इसका खोज किसने करा है? तो गोल्ड स्टीन ने करा है। तो प्रोटॉन का खोज किसने? तो गोल्ड स्टीन ने करा है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एनोड में कौन सा चार्ज है? तो एनोड में भी आपका पॉजिटिव चार्ज ही। एनोड अगर पूछा जाए भाई कि एनोड जो है उसमें कौन सा चार्ज होता है, तो एनोड में भी पॉजिटिव चार्ज ही होता है एनोड में। ठीक है, एनोड में भी पॉजिटिव चार्ज ही होता है। ठीक है, चेडविक अगर पूछ ले कि चेडविक ने किस चीज का खोज करा है, तो याद रख लीजिएगा चेडविक ने न्यूट्रॉन का खोज करा था। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का खोज करा था। और न्यूट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? तो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन का न्यूट्रल चार्ज। इलेक्ट्रॉन का खोज तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज करा है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? तो याद रख लेना है नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का। और ये जो है कैथोड, कैथोड रेस से जो है आपका नेगेटिव चार्ज निकलता है। कैथोड रेस से अगर पूछ ले कि कैथोड रेस से कौन सा चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज निकलता है। जरूर ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर रदरफोर्ड की बात करी जाए तो रदरफोर्ड से याद रख लेना इन्होंने जो है न्यूक्लियस का खोज करा था। न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस का खोज किसने करा है? तो रदरफोर्ड ने। तो सभी मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन यहाँ पर बता दिए हैं। मेघदूत की रचना किसने की? तो भाई देखो यहाँ पर इससे भी क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है एग्जाम में कि मेघदूत की रचना किसने की है। तो मेघदूत की रचना किसने करी है बता दो आप लोग। तुलसीदास। तो तुलसीदास ने भाई इन्होंने रामचरितमानस, रामचरितमानस की रचना किसने करी है? तो रामचरितमानस की रचना स्वामी तुलसीदास ने करी है। कालिदास ने मेघदूत की रचना करी है। कालिदास ने मेघदूत की रचना, और साथ में याद रख लीजिएगा रघुवंशम की भी रचना करी है। रघुवंशम, रघुवंशम
कालिदास, मेघदूत, और एक याद रख लीजिएगा कुमार संभवम, कुमार संभवम, कुमार संभवम, संभवम। तो कुमार संभवम, रघुवंशम और मेघदूत किसने रचना किया है? तो कालिदास ने रचना किया है, जरूर ध्यान रख लीजिएगा। सरोजनी नायडू, तो इसे जो है नाइटेंगल ऑफ इंडिया कहा जाता था, नाइटेंगल, नाइटेंगल ऑफ इंडिया, नाइटेंगल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? तो सरोजनी नायडू। और ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, क्या थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, तो फर्स्ट वुमेन गवर्नर, प्रथम, ऐसे याद रख लो, प्रथम महिला राज्यपाल थी। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी भाई, किस स्टेट का? तो वो सरोजनी नायडू बनी थी। और ये किस स्टेट की थी? तो याद रख लेना, ये यूपी, उत्तर प्रदेश की स्टेट की थी। ठीक है, तो किस स्टेट की ये राज्यपाल बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। और ये प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है। नील विद्रोह कब हुआ था? तो नील विद्रोह भाई देखो, ये कब हुआ था? 1890 में नहीं हुआ था, 1874 में भी नहीं हुआ था, 1859 में जो भाई, और 1860 के बीच में नील विद्रोह देखने को मिला था। तो 1859-60 के बीच में नील विद्रोह देखने को मिला था। और नील विद्रोह एक्चुअली हुआ क्यों था? तो देखो भाई, इसका मेन रीजन ये था कि तीन कठिया प्रथा। ठीक है, तीन कठिया प्रथा, तीन कठिया प्रथा, मतलब कि तीन कठिया प्रथा के विरोध में जो है नील विद्रोह हुआ था। तीन कठिया प्रथा का मतलब होता था कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में नील का खेती करना अनिवार्य होता था, और इतना में इनको नील का खेती जरूर करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज उन्हें प्रेशर देकर नील की खेती करवाते थे, और जबकि वो उसका सही ढंग से पैसा भी नहीं देते थे। ठीक है, तो पेमेंट भी सही ढंग से नहीं किया जाता था, कम पैसा में वो लोग नील की खेती करवा लेते थे, और उसका सही से पैसा भी नहीं देते। बट अंग्रेज जो है उन्हें डरा धमका कर नील की खेती जबरदस्ती करवाते थे, और जो भारतीय थे भाई वो गरीब थे, तो उन्हें पैसे की जरूरत थी, तो इसलिए वो लोग दबाव में आकर के कर लेते थे कम पैसा में नील का खेती। ठीक है, तो नील का खेती कब, नील विद्रोह कब देखने को मिला? 1859-60 में। और ये कहाँ पर देखने को मिला था? तो बंगाल के रीजन में, बंगाल। और ये किसके विरोध में हुआ था? तो तीन कठिया प्रथा के विरोध में हुआ था। ठीक है, और नील नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो याद रख लेना है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने, दिगंबर विश्वास। देखिए, मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट यहाँ पर बता दे रहा हूँ, मतलब कि याद करने में इजी हो, इसीलिए मैं शॉर्ट नोट्स टाइप का आपको यहाँ पे बनवा दे रहा हूँ। क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स जब बनाओगे तो ये आपके डायरेक्ट दिमाग में हिट करेगा, और जब दिमाग में हिट करेगा तो क्वेश्चन जब आएगा भाई तो डायरेक्टली आप लोग बना सकते हो। ठीक है, तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ये नील विद्रोह से जुड़े हुए थे। विष्णु विश्वास, तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास जो है ये नील विद्रोह से जुड़े हुए थे, नेतृत्व इन्होंने किया रहा था। ठीक है, और चलिए, फिर यहाँ ये कहाँ पर हुआ था? तो याद रख लीजिएगा, बंगाल के नदिया जिला में हुआ था। कहाँ पर? नदिया जिला में। तो बंगाल के नदिया जिला में जो है आपका नील विद्रोह देखने को मिला था। ठीक है, बंगाल के नदिया जिला में जो है नील विद्रोह देखने को मिला था। ठीक है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा? इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो गीता रहस्य पूछ ले तो बंकिम बंकिम चंद्र चटर्जी तो नहीं भाई, बंकिम चंद्र चटर्जी से याद रख लेना, इन्होंने जो है दुर्गेश नंदनी लिखा था। क्या? तो दुर्गेश नंदनी, दुर्गेश नंदनी। तो दुर्गेश नंदनी किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इन्होंने जो है एक आनंद मठ की भी रचना करी है, आनंद मठ की भी रचना करी है। और ये आनंद मठ कब प्रकाशित हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए ध्यान में रख लीजिएगा। आनंद मठ कब प्रकाशित हुआ है? तो 1882 में, 1882 में आनंद मठ को प्रकाशित करा गया था, 1882 में। ठीक है, और आनंद मठ किस विद्रोह से जुड़ा हुआ है? तो याद रख लेना, सन्यासी विद्रोह से जुड़ा हुआ है आनंद मठ, सन्यासी विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह से जुड़ा हुआ है आनंद मठ, और इसकी रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने करी है। गीता रहस्य पूछा है तो बाल गंगाधर तिलक, तो बिल्कुल यही करेक्ट है। गीता रहस्य पूछ ले तो बाल गंगाधर तिलक। और एक याद रख लेना, आर्कटिक होम ऑफ वेदाज, आर्कटिक होम ऑफ वेदाज, आर्कटिक होम ऑफ वेदाज, इसकी भी रचना किसने करी है? तो बाल गंगाधर तिलक ने। तो गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ वेदाज बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, मराठा और केसरी पूछ ले कि मराठा जो पत्रिका था, मराठा और केसरी, तो मराठा और केसरी भी बाल गंगाधर तिलक ने ही लिखा था। ठीक है, तो मराठा और केसरी, मराठा और केसरी पत्रिका किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने। मराठा किस भाषा में लिखा जाता था? तो माथा मराठा याद रख लीजिएगा, ये इंग्लिश भाषा में लिखा जाता था मराठा। और केसरी किस भाषा में? तो केसरी जो है ये मराठी भाषा में लिखा जाता था। बस अपोजिट कर देना है, करेक्ट हो जाएगा। मराठा को इंग्लिश में और केसरी को मराठी भाषा में लिखा जाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लीजिएगा। एनी बेसेंट से बात करी जाए तो एनी बेसेंट से याद रख लीजिएगा, इनकी दो पत्रिका याद रख लीजिएगा, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। एनी बेसेंट को क्या किया? तो न्यू इंडिया, न्यू इंडिया
और भाई एक याद रख लेना, कॉमनवेल, कॉमन विल। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसने, तो एनी बेसेंट ने। दीन बंधु से क्या याद रख लोगे, दीन बंधु से, दीन बंधु मित्र से याद रख लेना नील दर्पण पत्रिका। नील दर्पण एक बुक था भाई, जो कि आपके नील विद्रोह से रिलेटेड चीज इसमें लिखा हुआ था, ठीक है। तो नील दर्पण किसने लिखा है, तो दीनबंधु मित्र ने, और इसमें नील किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया गया है नील दर्पण बुक में आपका। ध्यान में रख लीजिएगा इन सभी बातों को। तो देखो भाई, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर कराया, बट देखो उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा रखे हैं। तो भाई एक ही जगह पर आपको कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कराया है, 8 से 9 क्वेश्चन और 8 से 9 आंसर यहाँ पर कंप्लीट कराया है। तो सेशन बिल्कुल ही दमदार होने वाला है, कोई भी इसमें भाई आपका लॉस नहीं होने वाला है, दमदार सेशन है। इस सेशन को देखोगे तो बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर करने का मौका मिलेगा वहां पर। और देखना यहाँ से डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेंगे आपके एग्जाम में। भारत में प्रथम कितने रामसर स्थल थे, तो देखो प्रथम पूछ ले कि कितने रामसर स्थल थे, तो 4 नहीं थे भाई, 5 नहीं थे, 2 रामसर स्थल था। अगर शुरू शुरू में पूछ ले कि स्टार्टिंग में कितने रामसर स्थल थे, तो रामसर स्थल 2 थे, 2 रामसर स्थल थे। और दोनों का दोनों रामसर स्थल याद रख लीजिएगा कौन कौन। एक तो केवलादेव, केवलादेव, केवलादेव नेशनल पार्क है, और एक दूसरा था भाई कौन सा, तो एक चिल्का झील था, चिल्का झील। और ये दोनों को जो है रामसर स्थल कब घोषित किया गया था, तो 1981 में घोषित किया गया था रामसर स्थल। और ये पहला रामसर स्थल था भारत का। तो पहला रामसर स्थल भारत का कौन सा था, तो केवलादेव और चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है आपका, ठीक है। और ये पहला रामसर स्थल था भारत का। भारत में 2 रामसर स्थल थे शुरू शुरू के टाइम पर। रामसर स्थल से किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है, तो आर्द्र भूमि के संरक्षण से जुड़ा हुआ है, आर्द्र भूमि संरक्षण से जुड़ा हुआ है, वेटलैंड एरिया के प्रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है आपका रामसर स्थल, ठीक है। और आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रख लीजिएगा कि आर्द्र भूमि दिवस, तो आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो आर्द्र भूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को जो है आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ये भी याद जरूर रख लीजिएगा, पूछा जाता है। तो आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है भाई, याद रख लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है। सिरका, जो सिरका आप लोग भाई यूज करते हो, विनेगर जिसे कहते हो, तो विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड तो भाई ये आपके शराब में पाया जाता है, शराब में बोरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, शराब में बोरिक एसिड पाया जाता है। सल्फ्यूरिक, तो सल्फ्यूरिक एसिड तो भाई आप लोग बैटरी वगैरह में देखते हो, कार वार की बैटरी वगैरह में ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड तो भाई सिरका में बिल्कुल यही करेक्ट है, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, CH3COOH, ठीक ना, CH3COOH, ये आपके सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड याद रख लेना, दूध और दही में लैक्टिक एसिड, दूध और दही, दूध दही में क्या, तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। हाँ, दूध और दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध किस बैक्टीरिया की वजह से जमता है, तो याद रख लीजिएगा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से दूध जो है दही में जमता है। तो दही किस वजह से जमता है, तो एक बैक्टीरिया की वजह से जमता है, और उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जिसकी वजह से दूध जो है वो दही में चेंज होता है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कर्ड, ओके। तो दही में जमने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, देखो ये सभी इंपॉर्टेंट बनते हैं प्रश्न, आपके पूछे जा सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछे क्या जाएंगे भाई, कंफर्म पूछेगा ही। तो टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ध्यान रख लियो आप लोग, टार्ट्रिक। तो टार्ट्रिक एसिड तो भाई ये आपके इमली में पाया जाता है, टार्ट्रिक है तो टेमारिंड इमली में पाया जाएगा। और याद रख लेना कि टार्ट्रिक एसिड इमली में भी पाया जाता है, और साथ ही साथ अंगूर भी याद रख लेना आप लोग, तो अंगूर में और इमली में टार्ट्रिक। सिट्रिक एसिड, तो टमाटर में भाई आपका कौन सा एसिड पाया जाता है, तो टमाटर में याद रख लेना आप लोग कि साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो सिट्रिक एसिड जो है टमाटर में नहीं पाया जाता है, सिट्रिक एसिड जो है सभी खट्टे फल में पाया जाता है, जैसे कि नींबू संतरा वगैरह में क्या पाया जाता है, तो सिट्रिक एसिड, जितने भी खट्टे फल होते हैं, सिट्रिक एसिड खट्टे फल, उन सभी में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला याद रख लेना, C6H8O7, ठीक है, सिट्रिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, तो टमाटर में बिल्कुल यही ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है टमाटर में। और अगर ऑक्जेलिक एसिड की बात करी जाए तो ये पालक में भी आपका ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। मैलिक एसिड किस में भाई, तो मैलिक एसिड जो है, मैलिक एसिड जो है सेब में पाया जाता है, सेब में जो है मैलिक एसिड पाया जाता है। अगर आंवला में पूछ ले तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है आंवला में पाया जाता है, एस्कॉर्बिक किस में, तो आंवला में पाया जाता है। और एक ब्रोकली, ब्रोकली में भी पाया जाता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, आंवला और ब्रोकली में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है।
और यहाँ पर कुछ बताने लायक है, बता दो आप लोग। तो भाई जितने भी बता दिए हैं इतना इनफ है आपके लिए, इतना में ही कंप्लीट हो जाएगा आपका। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लोहा की कमी से साइट्रेसिस नहीं, एनीमिया जो होता है वो लोहे की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। तो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन काउजेज एनीमिया, ठीक है। तो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन काउजेज एनीमिया, आयरन की कमी से एनीमिया रोग देखने को मिलता है, जिसमें कि आपके शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, ठीक है, ब्लड की कमी हो जाती है। और जब ब्लड की कमी हो जाए तो हमें आयरन वाला रिच फूड खाना चाहिए। तो आयरन रिच फूड में क्या क्या आ जाएगा? तो आप लोगों को खाना होगा पालक, पालक में बहुत ज़्यादा आयरन है। उसके बाद गुड़ खाना होगा, गुड़ में भी बहुत ज़्यादा आयरन है। और आंवला खाना होगा, पालक, गुड़ और आंवला, ये सब में बहुत ज़्यादा आयरन है। और इसके खाने के बाद आपका ब्लड आसानी से बन जाएगा जल्दी से, ठीक है। कैंसर तो नहीं भाई, लोहे की कमी से कैंसर नहीं। एड्स नहीं, एड्स तो जानते हो ये रेस्पॉन्सिबल है आपके HIV वायरस, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। और एड्स जो है भाई सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से एड्स हो सकता है, सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से एड्स हो सकता है। और उसके बाद आपसे जो मल्टीपल रिलेशनशिप बनाते हो उसमें आपको एड्स होने का चांस बनता है, ठीक है। तो मल्टीपल रिलेशनशिप में एड्स का चांस होता है। जब शेविंग कराने जाते हो तो उस टाइम भी आपके एड्स का चांस बन जाता है। अगर सेविंग कराने के टाइम प्रिकॉशन नहीं लेते हो सही ढंग से तो भाई आपको एड्स होने का चांस बढ़ जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स है एड्स के लिए, ठीक है। विद्युत धारा की तीव्रता, तो विद्युत धारा की तीव्रता बेरोमीटर। तो बेरोमीटर से भाई विद्युत धारा की तीव्रता मापी जाती है? तो नहीं भाई, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब बेरोमीटर से। कैलोरी, कैलोरीमीटर से जो है ये उष्मा की मात्रा, हीट का मात्रा मापा जाता है। तो उष्मा की मात्रा, उष्मा का मात्रा किससे? तो कैलोरीमीटर से। ऑडियोमीटर से क्या होता है भाई? तो ऑडियोमीटर से जो है ना वो साउंड को जो है उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो मापा जाता है। मतलब कि ध्वनि का क्या मापा जाता है? तो ध्वनि का तीव्रता मापा जाता है, ठीक है, तीव्रता। पेदोमीटर से इससे क्या होता है? तो समुद्र का गहराई, समुद्र या नदी, कुछ का भी ले लो, समुद्र या नदी का क्या, तो गहराई मापा जाता है, गहराई। विद्युत धारा पूछ लिया है तो विद्युत धारा के लिए याद रख लीजिएगा अमीटर। अमीटर जो होता है वो विद्युत धारा नापने के लिए, अमीटर, ठीक है। ये करेक्ट आंसर होने वाला है, अमीटर विद्युत धारा के लिए। मृदा अपरदन, वही जो सॉइल इरोजन होता है उसे किस प्रकार से रोका जा सकता है? तो सॉइल इरोजन को रोकने के लिए तो सबसे बेस्ट तरीका है भाई कि प्लांटेशन करो, प्लांट लगाओ। तो वन को काटकर, डिफोरेस्टेशन तो होना नहीं है, इसको काटोगे तो मृदा अपरदन होगा। यहाँ पे पूछा है रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा, तो भाई एफोरेस्टेशन करना होगा, मतलब कि प्लांटेशन करके वनों को लगाकर जो है आप लोग मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। वनों को चराकर तो नहीं, एक से अधिक यहाँ होना नहीं है। तो वनारोपण के द्वारा आप लोग मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, ठीक है। मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो देखो भाई, मिट्टी की उर्वरकता, उर्वरकता अगर पूछे कि फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए कौन सा फसल उगाना चाहिए, तो ध्यान में रख लीजिएगा कि मिट्टी मिट्टी का उर्वरकता, फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए जो है दलहनी फसल उगाया जाता है। जितने भी तरह के दलहनी फसल है, लेगुमिनेस प्लांट है भाई, वो सभी आपको लगाना चाहिए मिट्टी का उर्वरकता, फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। जायद फसल क्या है? तो जायद फसल तो आपकी गर्मी के टाइम पर होने वाले हैं। ये रसीले फल होते हैं, गर्मी के टाइम पर होते हैं ये सभी। जैसे तरबूज, खरबूज, संतरा, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सभी जो है जायद फसल हो गए, ठीक है। रबी फसल, खरीफ फसल, ये जो रबी है आपके ठंडा के टाइम पर होता है, खरीफ आपके बरसात के टाइम पर होता है। इस तरह से याद रख लियो आप लोग। लेटेराइट मिट्टी किन राज्यों में पाई जाती है? तो याद रख लीजिएगा लेटेराइट मिट्टी जो है भाई वो कहाँ पर पाया जाता है? तो केरल, कर्नाटक या महाराष्ट्र में। तो केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में जो है लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। और लेटेराइट मिट्टी में भाई काजू की खेती की जाती है, सबसे बेस्ट है काजू की खेती के लिए, काजू की खेती। तो काजू की खेती के लिए जो है लेटेराइट मिट्टी जो है सबसे बेस्ट है। और ये केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में सबसे अधिक पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि मिट्टी कितने टाइप के होते हैं, तो सॉइल जो होते हैं भाई, ये सॉइल जो होते हैं टोटल 8 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? तो 8 टाइप के होते हैं मिट्टी, ठीक है। 8 टाइप के होते हैं मिट्टी टोटल, ध्यान में रख लीजिएगा। मिट्टी का पीला रंग किस कारण होता है? तो पीला रंग आयरन ऑक्साइड के कारण। तो आयरन ऑक्साइड के कारण मिट्टी का लाल रंग होता है, मिट्टी का लाल रंग। मिट्टी अगर लाल रंग पूछ ले किस वजह से, तो आयरन ऑक्साइड की वजह से मिट्टी का लाल रंग होता है। और ये जो लाल मिट्टी होता है, लाल मिट्टी,
तो लाल मिट्टी अगर पूछ ले कि सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है, तो याद रख लीजिएगा लाल मिट्टी सबसे ज्यादा जो है ये तमिलनाडु में पाया जाता है। तमिलनाडु में लाल मिट्टी सबसे ज्यादा पाया जाता है, ध्यान में रख लेना है आपको। यहाँ पर क्या पूछा है, मिट्टी का पीला रंग। तो मिट्टी का पीला रंग जो है फेरिक ऑक्साइड के कारण जो है मिट्टी का पीला रंग देखने को मिलता है। तो मिट्टी का पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण, और मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण। रेगुर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो देखो रेगुर मिट्टी, ये रेगर लिखा गया है, रेगुर होगा। जो रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी भी कहा जाता है। रेगुर मिट्टी का ही दूसरा नाम है काली मिट्टी, या काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और इस रेगुर मिट्टी को भाई काली कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। काली कपास वाली मिट्टी, काली कपास वाली मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि कपास सबसे ज्यादा जो है वो काली मिट्टी में होता है, इसीलिए इसे काली कपास वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली कपास वाली मिट्टी, इसमें जल धारण क्षमता, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा होता है। जल धारण क्षमता, अगर सब पूछ ले कि जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा किसका होता है, तो काली मिट्टी का। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसका होता है, तो रेगुर मिट्टी काली मिट्टी का जल धारण क्षमता। अगर काली मिट्टी पूछ ले कि सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है, तो याद रख लेना महाराष्ट्र में काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो रेगुर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार असम में नहीं है भाई, गुजरात में भी नहीं है। पहले ये गुजरात में था, बट अब रिसेंट टाइम में जो है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा काली मिट्टी है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा काली मिट्टी है। और देखो अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अब तो मैंने यहाँ पर कहा कि कपास जो है सबसे ज्यादा काली मिट्टी में होता है। तो अगर आपसे अगर क्वेश्चन में पूछ लेगा कि कपास सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है, तो आप लोग इसका आंसर क्या मार के आओगे, तो महाराष्ट्र मार दोगे, ये सोचकर कि काला मिट्टी जब सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है, तो कपास भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता होगा। बट ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। काली मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, ये मान लेता हूँ। बट कपास जो सर्वाधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है, वो गुजरात में होता है। तो कपास अगर सबसे ज्यादा पूछ ले कि कपास कहाँ पर है, कॉटन कपास कहाँ पर है सबसे ज्यादा, तो याद रख लीजिएगा गुजरात में। गुजरात। तो कपास सर्वाधिक कहाँ पर होता है, तो गुजरात में। और अगर पूछ ले काला मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी? तो भाई सर्वाधिक क्षेत्र में काली नहीं, काली को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है, काली कपास वाली मिट्टी कहा जाता है। जो इसका जल धारण वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा होता है। एंड इसमें जो है कपास सबसे ज्यादा होती है, और ये महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है काली मिट्टी। लाल मिट्टी जो है भाई ये तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पाया जाता है, इस बात को ध्यान में जरूर रख लीजिएगा। और इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है लाल मिट्टी का। जरूर, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी? तो जलोढ़ मिट्टी जो है ये भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सॉइल पाया जाता है, ध्यान में रखती हो आप लोग। ठीक है, और ये कितने परसेंट में? तो अप्रोक्स 40% में जो है आपका जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी भी दो टाइप के होते हैं, एक तो खादर और एक बांगर। खादर और बांगर क्या है? तो जलोढ़ मिट्टी का टाइप है। खादर मतलब क्या है? तो ये नई जलोढ़ मिट्टी है, नई जलोढ़ मिट्टी है। और बांगर क्या है? तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। तो खादर नई जलोढ़ मिट्टी, और बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी। खादर जो है खरीफ फसल के लिए बेस्ट माना जाता है, और बांगर जो है ये रबी फसल के लिए बेस्ट माना जाता है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी, तो लेटेराइट मिट्टी में भाई इसमें काजू सबसे ज्यादा होता है, काजू। ठीक है, और इसका जल धारण क्षमता जो है वो सबसे कम है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे कम पूछे तो लेटेराइट मिट्टी का। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो देखो राज्यपाल का नियुक्ति अगर पूछ ले संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो याद रख लीजिएगा 155 में राज्यपाल का ये है, क्या बोलते हैं, नियुक्ति के बारे में बात करा गया है। 155 में राज्यपाल के बारे में बात किया गया है, ध्यान में जरूर रख लेंगे आप लोग। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो देखो उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है भाई वो किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा हटाएगा, बट सांसद की अनुशंसा पर। किसकी अनुशंसा पर? तो संसद की अनुशंसा पर। तो संसद की अनुशंसा पर, अनुशंसा, अनुशंसा। ठीक है, तो संसद की अनुशंसा पर। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो याद रख लेना जो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र को बढ़ाएगा कौन? तो राष्ट्रपति नहीं भाई, सांसद जो है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का
अधिकार रखता है। अगर आपसे पूछ ले कि जजों की संख्या को बढ़ाने या घटाने का अधिकार किसके पास है, तो वो भी सांसद के पास है। जज की संख्या बढ़ाने और घटाने का अधिकार किसके पास है, तो वो सांसद के पास है। अभी अगर पूछ ले आपसे कि रिसेंट टाइम में जज कितने हैं टोटल, जज रिसेंट टाइम में पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट में जज कितने हैं, तो याद रख लेना 34 है। 33 जज है और एक जो है मुख्य न्यायाधीश, टोटल 34। तो जज कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में, 34 जज है टोटल। 33 जो है जज हैं और एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल मिलाकर 34 हो जाते हैं। ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो याद रख लेना 28 फरवरी 1950 नहीं, 20 जनवरी 1948 नहीं, 28 जनवरी 1950 को जो है भारत का जो है सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट कितने आर्टिकल में है, तो 124 में जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करा गया है। 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करा गया है। सुप्रीम कोर्ट कितने आर्टिकल में है भाई, तो 124 आर्टिकल में जो है आपका सुप्रीम कोर्ट है, 124 आर्टिकल में। ठीक है। तो 124 में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना का बात करा गया है। ठीक है। उसके बाद अगर पूछ ले आपसे तो 126 में याद रख लीजिएगा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस होते हैं उनके बारे में बात करा गया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में बात करा गया है। जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसके बारे में 126 में बात किया गया है। ठीक। और एक याद रख लेना यहाँ पर 143 में क्या है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन है। राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय के क्या करता है, तो परामर्श करता है, कंसल्ट करता है, इस बारे में बात कहा गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उसका जो है वो आपका रिटायरमेंट एज क्या है, तो भाई याद रख लेना सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट एज क्या है, तो 65 साल है, 65 ईयर्स है। ध्यान में रख लेना है आप लोगों को। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज का नियुक्ति कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज का नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। कौन, तो प्रेसिडेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज का नियुक्ति। ये सभी पॉइंट्स जरूर लिख लीजिएगा आप लोग। तो सुप्रीम कोर्ट का जज का नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश का भी पूछ ले, तो मुख्य न्यायाधीश का भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करते हैं। राष्ट्रपति जो करते हैं प्रेसिडेंट ही करते हैं। ये सभी पॉइंट्स याद रख लेना है आपको। ठीक है। चलो फ्रेंड्स, तो हमारा सेशन यहाँ पर आज का खत्म हो जाता है। और जितना भी मैंने कराया है दमदार है प्रश्न आपके लिए। यहाँ से प्रश्न तो आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएगा, इससे बाहर तो कुछ भी नहीं जाएगा। तो ऐसा सेशन भाई बहुत कम ही देखने को मिलता है, तो अच्छे से देख लेना। मैं फिर आप लोगों से मिलता हूँ कल किसी नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।